और अपना हाथ झुककर मिस्टर तिवाड़ी के मुंह के करीब ले गया। तिवाड़ी सिगार सुलगाते हुए मेरे चेहरे को टिकटिकी बांधे देख रहा था। मैंने अपनी निगाहें लाइटर की तरफ कर लीं और फिर उसे झाड़ कर जेब में रख दिया। ओके सर, मैं अपने कमरे में ही हूँ। तिवाड़ी ने कोई जवाब न दिया। अपने कमरे में आकर मैंने भी सिगार सुलगा लिया और बैठकर सोचने लगा कि अब मेरा कले में जाना बेकार ही होगा, क्योंकि तिवाड़ी ने वशराम को कहा था कि भगवान का बड़ा उपकार हुआ है कि ये औरत अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकी और खुफिया तहखाने की सारी दस्तावेजात अपनी जगह मौजूद है। इसका मतलब था कि इन लोगों ने लाल कले वाले तहखाने की एक एक चीज फौरन चेक की होगी। खुशहाली गिरफ्तार हो गई थी, इसलिए उसके कुछ साथ ले जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। फिर भी मेरा फर्ज बनता था कि मैं कले में जाकर नीम के पेड़ वाले गड्ढे की तलाशी लूं, जहां प्रोग्राम के मुताबिक पोशाली ने माइक्रोफिल्म फेंकी थी। लेकिन अगर मैं सुजाता के साथ कले में जाता तो जासूस मेरा पीछा करेगा और मुझे गड्ढे में झाड़ झंकार की तलाशी लेते हुए देख लेगा। चूंकि वो गड्ढा खुफिया तहखाने के करीब ही था, इसलिए मेरे बॉस को यकीन हो जाएगा कि मैं पाकिस्तानी जासूसा की वारदात में मुलव्विस हूँ और गड्ढे में उस शय को तलाश कर रहा हूँ जो पाकिस्तानी जासूसा वहाँ मेरे ख्याल के मुताबिक फेंक गई होगी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे पहले अपने पीछे लगे हुए इस खुफिया जासूस से निजात हासिल करना जरूरी है। ये काम मुझे एक ही दिन में सुबह सुबह करना था, ताकि इससे पहले कि खुफिया आदमी की गुमशुदगी या हलाकत की खबर ऑफिस में पहुंचे, मैं पुराने किले में अपने एजेंट से जाकर मिल भी लूं। मैं एक तीर से दो शिकार करना चाहता था और वक्त का तकाजा भी यही था। दूसरे रोज इतवार था। चुनाचे घर वापस आकर मैंने चाय पी और गाड़ी निकाल कर सुजाता की तरफ चल दिया। सुजाता को बहरहाल किले में अपने साथ ले जाना चाहता था। उसकी वजह यह थी कि मैं अकेला अगर गड्ढे में उतरकर कोई चीज तलाश करता तो मुझ पर शक किया जा सकता था। सुजाता अगर साथ होती तो मैं गड्ढे में उसकी आंख बचाकर लाइटर फेंक देता और लाइटर तलाश करने के बहाने गड्ढे में उतरकर माइक्रोफिल्म का सुराग लगाने की कोशिश करता। सुजाता थोड़ी देर पहले दफ्तर से आई थी और उस वक्त गुस्ल खाने में थी। मैं उसके माता पिता के पास बैठकर इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद सुजाता बालों के गिर्द तौलिया लपेटे लंबा रेशमी गाउन पहने हुए मुस्कुराती हुई मेरी तरफ बढ़ी। बोली, माता जी ने चाय तो नहीं पिलाई होगी? मैंने हंसकर कहा, भाई मैं तो तुम्हारे हाथ की बनी हुई चाय ज्यादा पसंद करता हूँ। सुजाता के पिताजी उठकर दूसरे कमरे में चले गए। माता जी भी उठते हुए बोली, तुम दोनों बैठो, मैं खुद चाय बनाकर लाती हूँ। अब मैं माता जी को चाय बनाने से कैसे रोक सकता था। सुजाता इसी तरह मेरे पास तख्त पर बैठ गई। रेशमी गाउन में वो बहुत अच्छी लग रही थी। वो बड़ी अदा से मेरी तरफ देख रही थी। कहने लगी, आज दफ्तर से आते ही कैसे तकलीफ की महाशय जी? मैंने कहा, क्यों, क्या मैं नहीं आ सकता? क्या मैं तुमसे प्रेम नहीं करता? सुजाता ने तुनक कर कहा, प्लीज किशन, प्रेम की बात ना करो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। अगर इतना प्रेम होता तो अब तक मुझसे शादी कर चुके होते। मैंने सुजाता का हाथ अपने हाथ में लिया और बड़ी मोहब्बत से कहा, ब्याह भी हो जाएगा सुजाता, बस थोड़ी सी देर रह गई है। अच्छा, इन बातों को छोड़ो, कल इतवार है। मैं चाहता हूँ कल हम किले में जाकर पिकनिक मनाए। क्या ख्याल है, चलोगी? सुजाता ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ा लिया। पिताजी आ जाएंगे। हाँ, तो कल पिकनिक मेरे साथ मनाने का ख्याल कैसे आ गया तुम्हें? मैंने कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली और जेब से सिगार केस निकाल कर बोला, क्यों, क्या मैं तुम्हारे साथ पिकनिक नहीं मना सकता? अरे भाई, तुम एक ही तो हो जिससे मैं प्रेम करता हूँ। सुजाता ने बालों का जूड़ा बनाते हुए मदहोश निगाहों से मेरी तरफ देखा और मुस्कुराती। जरूर चलूंगी, मुझे बड़ी खुशी होगी। कल किस वक्त जाएंगे? मेरा ख्याल है 3 बजे के बाद चलें तो अच्छा होगा। 3 बजे के बाद मैं पुराने किले वाली तफरीह गाह में अपने एजेंट से मिलना चाहता था। मैंने फौरन कहा, नहीं सुजाता, दोपहर तक मुझसे इंतजार नहीं होगा। हम कल दोपहर से पहले, मेरा मतलब है कोई 10-11 बजे किले में जाएंगे। खाना वहीं किसी प्लॉट में बैठकर खाएंगे। तुम कुछ बनवा लेना। वो बोली, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा, मैं जरा कपड़े पहन लूं। सुजाता ये कहकर उठने लगी तो मैंने आहिस्ता से कहा, तो क्या तुमने कपड़े नहीं पहन रखे? वो मुझे शरारत से डांटती हुई अपने कमरे की तरफ भाग गई। मैं रात का खाना खाकर सुजाता के घर वापस आया। अब मुझे सबसे पहले अपने पीछे लगे हुए खुफिया आदमी का सुराग लगाकर उसे कल दिन के 10 बजे से पहले ठिकाने लगाना था। रात को मैं खुफिया आदमी को ठिकाने लगाने की तरकीबों पर गौर करता रहा। आखिर एक तरकीब मेरे जहन में आ गई और मैं रात 3 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। अंधेरे में आंख खुली तो तपाई पर रखी हुई छोटी घड़ी की चमकीली सुइयां रात के 3 बजा रही थी। मैं जल्दी से किचन में आ गया। बरामदे में लगी हुई बल्ब की रोशनी में मुझे अपना नेपाली चौकीदार स्टूल पर गहरी नींद में सोया नजर आया। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी बात थी। मैं किचन का अकबी दरवाजा आहिस्ता से खोलकर लॉन में आ गया। यहाँ रोशनी बिल्कुल नहीं थी। खुफिया आदमी जाहिर है मेरे बंगले के बाहर यानी छोटे फाटक के सामने किसी जगह छुप कर बैठा होगा। या ये भी हो सकता था कि वो आदमी रात के बाद कहीं जाकर सो गया हो। आखिर वो 24 घंटे ड्यूटी तो नहीं दे सकता था। मैं झुककर चलता नीम के दरख्त वाले चबूतरे के पास जाकर बैठ गया। घास फूस हटाकर मैंने जहरीले सिगारों वाले प्लास्टिक के लिफाफे में से एक सिगार निकाल कर जेब में रखा और लिफाफे को लपेट कर उसी तरह चबूतरे के नीचे रख दिया।
बेडरूम में आकर मैंने सिगार को अखबार के एक छोटे से कागज में लपेटकर अपने तकिए के नीचे रखा और कंबल ओढ़ कर सो गया। दूसरे दिन इतवार था, मगर मैं ठीक 7 बजे उठा। 9 बजे तक नाश्ते वगैरह से फारिग होकर मैं बाहर निकल आया। सिगार मैंने अपने कोट की जेब में डाल लिया था। मैं उस रोज कस्तन गाड़ी अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। चौकीदार अपनी खोली में सो रहा था। चुनाचे मैंने मुलाजिमा कमला से कहा, मैं सुजाता बीबी के यहाँ जा रहा हूँ, भोजन वहीं करूंगा, रात तक आ जाऊंगा और तुम मेरे आने तक घर पर ही रहना। मैंने गैराज में जाकर गाड़ी को स्टार्ट करने की नाकाम कोशिश की। मैं चाबी को घुमाकर फौरन स्विच ऑफ कर देता, गाड़ी कैसे स्टार्ट हो सकती थी। ये ड्रामा मैंने इसलिए किया था कि अगर खुफिया आदमी मुझे देख रहा है तो उसे यकीन हो जाए कि गाड़ी खराब होने की वजह से मैं उसे छोड़कर जा रहा हूँ। मैं गाड़ी से निकलकर बाहर आया। चंद कदम चलने के बाद मैं एकदम रुककर पीछे देखने लगा, जैसे किसी टैक्सी की तलाश में हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। मुझे अपने बंगले वाली सड़क की जानिब एक आदमी अपना चेहरा जल्दी से पीछे करता नजर आया। इसी कदर अंदाजा हो सका कि उसका रंग सांवला है और उसके सर के बाल काले हैं। उस वक्त अगर कोई टैक्सी या रिक्शा आता भी तो मैं उसे कभी न रोकता, क्योंकि मैं पैदल चलकर अपने सुराख रसा की शनाख्त करना चाहता था। मैं टैक्सी रिक्शा देखने के बहाने दाएं जानिब और किसी वक्त पीछे भी देख लेता। सड़क खाली लंबी थी और उसका अगला मोड़ 6 ब्लॉक छोड़कर आता था। मोड़ पर पहुंचकर मैंने दोबारा मुड़कर देखा। फुटपाथ पर एक औरत अपने बच्चे की उंगली थामे आ रही थी, जिसके पीछे एक सिख था। मगर मैंने एक आदमी को एकदम रुकते और एक कोठी की तरफ मुंह करते देख लिया था, जैसे वो किसी कोठी के नंबर की तलाश में हो। ये वही स्याह बालों और सांवली रंगत वाला आदमी था जिसने भूरा गर्म कोट और ढीली ढाली पतलून पहन रखी थी। मैं सड़क की दूसरी तरफ घूम गया। अब मेरी मंजिल एक बुलंद इमारत थी जिसमें 2 लिफ्टें लगी हुई थी। मैं उस खुफिया आदमी को घेर कर उसी बिल्डिंग में ले जाना चाहता था। बिल्डिंग वहां से 2-2.5 मील के फासले पर थी। मुझे जरूरत थी कि वो मेरा पीछा करता रहे, इसीलिए मैं टैक्सी वगैरह नहीं ले रहा था। मैं पैदल ही चलता चला गया। कोई मोड़ घूमने से पहले मैं पीछे मुड़कर देख लेता। मैं रुकता तो मेरे ताक़ुब करने वाला भी रुक जाता, और अब इस बात की तस्दीक हो गई थी कि इसी शख्स को मेरी निगरानी पर लगाया गया है। रास्ता काफी लंबा था, मगर बारौनक सड़कों की वजह से मुझे ज्यादा थकावट और बोरियत महसूस न हुई। इस बात से भी मुझे हौसला मिल रहा था कि एक खुफिया आदमी बराबर मेरा ताक़ुब करता चला रहा था। मुख्तलिफ सड़कों पर से गुजरने के बाद मैं नई दिल्ली की कुशादा और बुलंद इमारतों वाली सड़क पर निकल आया। चुकती कटिंग होने की वजह से दुकानें बंद थीं, मगर लोग आ जा रहे थे और कई बुलंद इमारतों के सामने प्लॉटों में बच्चे फुटबॉल, क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे। मैंने अपना सिगार सुलगाने के बहाने एक मर्तबा फिर पीछे मुड़कर देखा तो भूरे कोट वाला भी रुक कर यूं पीछे की जानिब देखने लगा, जैसे बस या टैक्सी के इंतजार में हो। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बेटा तो इन सड़कों की आखिरी बार सैर कर रहा है, जी भर कर इनकी रौनक देख ले, थोड़ी देर बाद इनसे हमेशा के लिए महरूम हो चुका होगा। मैं बाएं तरफ घूमकर उस बिल्डिंग की तरफ चला जो मैंने उस खुफिया आदमी के कत्ल के लिए चुनी थी। मैं बिल्डिंग की कौसी सीढ़ियां चढ़कर चमकती हुई लॉबी में आ गया। मैंने बाथरूम के गोल शीशे से बाहर देखा। खुफिया आदमी अभी तक लॉबी में नहीं पहुंचा था। जरा देर बाद मैं बाहर निकला तो वो मुझे मुंह बाजार की तरफ रुख किए यूं खड़ा नजर आया जैसे किसी का मुंतजिर हो। शिकार मेरे बिछाए हुए जाल के किनारे पहुंच गया था। मैं लिफ्ट के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसका बटन दबा दिया जो ऊपर किसी मंजिल पर खड़ी थी। लिफ्ट नीचे आई तो मैंने अंदर जाते ही ग्राउंड फ्लोर के बटन पर दबाव डाल दिया। लिफ्ट रुकी हुई थी। मुझे खुफिया आदमी का इंतजार था जिसे मेरे पीछे वहां आना था, और ऐसा ही हुआ। चंद लम्हों बाद वो लिफ्ट के सामने नमूदार हुआ। मैं 3-4 बार उंगली मारते हुए उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लिफ्ट में कुछ खराबी लगती है। वो कुछ कहे बगैर अंदर आ गया। चूहा पिंजरे में दाखिल हो चुका था। मैं अपना बेजरर सिगार बुझा चुका था और उस वक्त जहरीला सिगार मेरे हाथ में मौजूद था। मैंने बटन से उंगली हटा ली। भूरे कोट वाले ने पूछा कौन से फ्लोर पर जाएंगे। मैंने कहा नंबर 10। उसने 10 का हिंसा दबा दिया और लिफ्ट फौरन उठने लगी। इंटेलिजेंस ऑफिसर अपने पुश्त सामने की दीवार से टिकाकर मुझे अपनी क्रिंजी आंखों से देखने लगा। मेरे पास सिर्फ इतना ही वक्त था जितने वक्त में लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंचती। मैंने सिगार मुंह में दबाकर लाइटर से सुलगाया और आहिस्ता से कष्ट लगाते हुए कहा, मौसम अभी सर्द नहीं हुआ दिल्ली में। इंटेलिजेंस वाले ने कोई जवाब न दिया। वो बराबर मुझे घूरे जा रहा था। मैं सिगार के 3 कष्ट लगाने के बाद उसे दबाता तो उसमें से साइनाइड जहर के महलूल की बारीक ख्वार निकलकर सामने खड़े आदमी के चेहरे पर पड़ती। उस खुफिया आदमी की जिंदगी का वक्फा मेरे 3 कश के बराबर रह गया था।
चुनाचे तीसरा कश लगाते ही मैंने सिगार का रुख उस आदमी की तरफ कर दिया। आप सिगार शौक करेंगे? इससे पहले कि वो कोई जवाब देता मैं सिगार को दरमियान से दबा चुका था। साइनाइड जहर की फुहार निकलकर उसके चेहरे पर पड़ी थी। मैं जल्दी से पीछे हट गया। वो चंद सेकंड सकते में खड़ा रहा और फिर धड़ाम के साथ लिफ्ट के फर्श पर गिर पड़ा। मैंने झुककर उसके सीने पर हाथ रखा। हरकतें कल्ब बंद हो चुकी थी। मैंने उसे लिफ्ट के कोने में इस तरह बिठा दिया जैसे वो आराम कर रहा हो। लिफ्ट 10वीं मंजिल पर पहुंचकर रुक गई। मुझे खतरा था कि कहीं ऊपर कोई आदमी नीचे जाने के लिए न खड़ा है। मैं लिफ्ट के दरवाजे के बिल्कुल सामने खड़ा हो गया ताकि कोई आदमी बाहर मौजूद भी हो तो उसे पहली नजर में लिफ्ट के फर्श पर दीवार के साथ पड़ा मुर्दा दिखाई न दे। दरवाजा खुला तो ये देखकर मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि वहां कोई नहीं था। मैं तेजी से बाहर निकल गया। पीछे लिफ्ट का दरवाजा बंद होने की आवाज आई, लेकिन मैं तेज तेज कदम उठाता जीने की तरफ बढ़ गया। 5वीं मंजिल पर आने के बाद मैं अकबी लिफ्ट की तरफ चल दिया। इमारत से बाहर आने तक मुझे किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। सड़क पर आकर मैंने खाली टैक्सी रोकी और उसे मोतीनगर चलने को कहकर सीट पर नींद दराज हो गया। मैं सुजाता की कोठी से कुछ दूर उतरकर पैदल ही उसकी कोठी की तरफ चल दिया। सुजाता की माताजी बरामदे में बिछे तख्त पर बैठी चावल साफ कर रही थी। मैंने झुककर नमस्कार किया और उनके पास ही बैठ गया। सुजाता के पिताजी भी अखबार हाथ में लिए वहीं आ गए। मैंने उठकर उनके पांव छुए थे। उन्होंने मुझसे पूछा, आज पिकनिक का प्रोग्राम बनाया है तुम लोगों ने? मैंने कहा, जी पिताजी, सोचा आज जरा तफरी कर ले। आप तो जानते हैं मुझे इतवार को भी कम ही वक्त मिलता है। सुजाता के पिताजी लॉन में बिछी आरामदेह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ने लगे। सुजाता अंदर होगी, जाओ उससे मिल लो। माताजी ने मुझे कहा तो मैं उठकर ड्राइंग रूम में आ गया, जहां सुजाता का भाई अपने जूते पॉलिश कर रहा था। आज डीएवी कॉलेज वालों के साथ हमारा मैच है भैया। उसने नमस्कार के बाद मुझे बताया, मैं आज के मैच में सेंटर हाफ की पोजीशन पर खेलूंगा। मैंने उसे शाबाश देते हुए कहा, धन्यवाद, तुमने हॉकी में बड़ी अंती की है कुमार, और सुजाता के बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो दरवाजे पर ही मिल गई। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें अभी तक नींद से भरी हुई थीं। मैंने आगे बढ़कर उसे नमस्कार किया तो श्रीमती जी अभी तक नींद के मजे लूट रही। वो बोली, इतवार का दिन ही तो मिलता है कुछ देर आराम करने को। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। मैंने टीवी लाउंज में बैठकर एक रिसाले की वर्करदानी करने लगा। थोड़ी देर में सुजाता मेरे और अपने लिए चाय लेकर आई। मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं सुजाता को साथ लेकर कले में जाऊं और वहां अपना काम खत्म करने के बाद 1 बजे तक उसे वापस उसके घर छोड़कर एजेंट से मिलने चला जाऊं। लेकिन सुजाता ने तैयार होने में देर लगा दी। फिर भी हम 12 बजे लाल किले में पहुंच गए। मैंने अजायब घर वाले दीवाने आम के करीबी प्लॉट को बैठने के लिए चुना था। खाना और कुछ फल हम साथ ले गए थे। जहां से मुझे नीम का वो दरख्त साफ नजर आ रहा था जिसके करीबी गड्ढे में मुझे माइक्रोफिल्म तलाश करनी थी। अगरचे मुझे यकीन था कि खुशहाली तहखाने से माइक्रोफिल्म नहीं चुरा सकी, लेकिन मैं अपना शक दूर करना चाहता था। 1 बजे तक हम किले के मुख्तलिफ तख्तों की सैर करते रहे। मैं सुजाता को नीम के दरख्त के करीब ले आया। मैंने लाइटर अपने हाथ में ले लिया और कस्तन उसे हाथ में उछाल रहा था। गड्ढे के करीब पहुंचकर मैंने लाइटर को जरा जोर से उछाल दिया। मैं आगे को झुका भी, मगर जानबूझकर लाइटर को न दबोचा और वो गड्ढे के झाड़ झंकार में गिरकर गायब हो गया। सुजाता ने परेशान होकर कहा, ये लो, अब ये नहीं मिलेगा। तुम इसे क्यों उछाल रहे थे? मैंने कहा, कहाँ जाएगा साला, मैं अभी निकाल लाता हूँ। और मैं गड्ढे में कूद पड़ा। लाइटर तो मुझे एक जगह पड़ा मिल गया, लेकिन माइक्रोफिल्म तलाशी के बावजूद न मिल सकी। सुजाता बोली, किशन डियर, छोड़ो, अगर नहीं मिल रहा मैं तुम्हें नया ले दूंगी। मैंने कहा, मैं जरा बस थोड़ा सा और देख लूं। मैंने इस दौरान दोबारा गड्ढे की सारी झाड़ियां और सूखे पत्तों को उलट पलट कर देख लिया, मगर माइक्रोफिल्म का कहीं नामो निशान तक नहीं था। मुझे यकीन हो गया कि मिस्टर तिवाड़ी का वशराम को यह कहना दुरुस्त था कि पाकिस्तानी जासूसा तहखाने से कोई शय चुरा कर लाने में कामयाब नहीं हुई। मैं गड्ढे से बाहर निकल आया। इस दौरान तहखाने वाली दीवार के साथ पहरा देने वाले फौजी गड्ढे के किनारे पहुंच गया था। उसने सुजाता से पूछा, क्या ढूंढ रहे हैं बहन जी? मैंने बाहर निकलकर जवाब दिया, कुछ नहीं जवान, मेरा लाइटर गिर गया था। और सुजाता को साथ लेकर अपने पिकनिक स्पॉट की तरफ आ गया। 2:30 बजे मैं सुजाता को उसकी कोठी पर छोड़कर पुराने किले चला गया। दिल्ली का ये किला 5000 साल पुराना है, जो कौरव पांडवों के दौर में तामीर हुआ था। उसकी एक तरफ गांधी स्टेडियम है, अंदर एक खूबसूरत पार्क बना हुआ है। 1947 के मुस्लिम कुश फसादात में दिल्ली से भागे हुए लुटे पटे मुसलमानों के काफिले इसी किले में आकर पनाह हासिल करते थे। उस जमाने में यहाँ लकड़ी के बेशुमार स्लीपर पड़े थे। दिल्ली के शुरफा की बीबियां, जिन्होंने शायद ही कभी किसी गैर मर्द की शक्ल देखी थी, इन्हीं स्लीपरों के पास बेजारो मददगार पड़ी रहती थी। वो बड़े अलमअंगेज दिन थे। दिल्ली में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा था और पुराने किले में लुटे हुए मुसलमान अपनी जानें बचाकर सहमे हुए बैठे थे। अब इस किले को तफरीह गाह में तब्दील कर दिया गया था। किले के बाहर की खंदक में पानी छोड़कर नहर बना दी गई है।
जिसमें लोग कश्ती रानी करते हैं। कभी ये पला शहर से काफी दूर फासले पर हुआ करता था, मगर अब आबादी बढ़ते बढ़ते तले तक फैल चुकी है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस किले की थोड़ी बहुत तज़ीनो आराइश करवाई थी, मगर लाल किले की तामीर के बाद ये एक बार फिर वीरान हो गया। मैं किले के अंदर जाने की बजाय पुल की तरफ आ गया और गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखने लगा। इससे मेरा मतलब एजेंट को चेहरा दिखाना था, जिसके बारे में मुझे यकीन था कि वो वहाँ किसी जगह मौजूद है। फिर मैंने एक स्टॉल से नमकीन चने खरीदे और एक दरख्त से टेक लगाकर चने खाने लगा।